हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 12 में हम डिस्कस करेंगे द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली एंड आरएलसी सर्किट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आरएलसी सर्किट। तो उससे पहले आपको रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, यानी ये नॉलेज आपको अगर नहीं है तो आरएलसी सर्किट को आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आपको जो प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हैं वो सिखाए गए थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक कैपेसिटिव सर्किट की। अब सभी को पता है कैपेसिटिव सर्किट किसको बोलेंगे? सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो, एक कैपेसिटर लगा हो, उसको क्या बोल लेंगे? कैपेसिटिव सर्किट बोल लेंगे। तो ये आपका एसी का क्या हो गया है, सिंबल। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले डीसी में इसका क्या रोल होता है और फिर बताएंगे एसी में क्या होता है। तो ये है टैपिंग की के, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैं नाम ए दे देता हूँ और इस प्लेट को मैं नाम बी दे देता हूँ। ध्यान से देखिए, जब मैं इस की को क्लोज करूँ, क्लोज का मतलब क्या होता है, इसको इसके टच करूँगा, जिसको आप गांव में बोलते हो ना स्विच ऑन कर दो, उसको हम प्रैक्टिकल और फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? की को क्लोज कर दो। क्लोज कर दो मतलब सर्किट को कंप्लीट कर दो। कभी इसका उल्टा मतलब समझ बच जाना कि जैसे हम गांव में बोल देते हैं भाई खटका बंद कर दे, स्विच बंद कर दे। बंद कर दे मतलब बंद करने का मतलब तो सर्किट को ऑन करना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन और क्लोज। तो क्लोज का मतलब ऑन और ओपन का मतलब ऑफ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस की को क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही की को क्लोज करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पे एक्सेस है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते किसके पास जाते हैं? बी के पास। क्लियर? किसके पास जाते हैं? बी के पास। जब बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आपका मान लिया ये हो गया नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ए टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो आपकी सेल या बैटरी लगाई है, इससे ए से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? इसमें, यहाँ से यहाँ, और ये प्रोसेस लगातार इसके अंदर होता रहेगा। अब देखिए एक बार ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस गैप के अंदर से तो आर पार निकल नहीं रहे, इस गैप के अंदर तो आर पार निकल नहीं रहे। तो यहाँ पे पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी सेम, यहाँ पे और यहाँ पे पोलैरिटी सेम। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको लगातार क्या देना, इस सेल से जोड़ के रखना, इसको बोलते हैं चार्जिंग। तो जिस टाइम पे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, उस टाइम पे इस सर्किट के अंदर बाकी कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता रहता है। बाकी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता रहता है। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर द डीसी करंट इज फ्लोज थ्रू द रिमेनिंग सर्किट। जो बचा हुआ सर्किट है कैपेसिटर को छोड़ के, उस सारे सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है। बट वी नो दैट द चार्ज stored in this capacitor Q is equal to CV and which is maximum, that is Q naught or which is equal to CV naught। अगर ये कंडीशन आ गई तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसके पास पहले कुछ नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने फटाफट एक्सेप्ट कर लिए और दिए और कर लिए। अब देखो
यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन गया, इसने अटैच कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसका अपोज करने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इस प्लेट पे अपोज करने वाला कोई नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा था? सेल से इस तरफ जा रहा था, अपोज करने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे जाके चिपक गया। क्लियर? दूसरा गया, जब दूसरा जाने लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से कहाँ था? यहाँ था। एक इलेक्ट्रॉन पहले से कहाँ था? यहाँ। अब दूसरा जाएगा, ये इसका क्या करेगा? यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपोज करेगा। लेकिन फिर भी जो नीचे फोर्स है उसके पास, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी के पास, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उसका जो ये वाला धक्के मारने वाला फोर्स है ये ज़्यादा है, और जो रिपल्सिव फोर्स है ये कम है, और ये इसको क्या कर लेता है? ये भी यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अब इसका अपोज करने वाले दो हो गए। जब थर्ड जा रहा है तो इसका अपोज करने वाले दो हो गए, अब ये थर्ड जा रहा है तो अपोजिट रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है। इट मीन्स धीरे धीरे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स rate of flow of charge will decreases with charging the capacitor. As the capacitor is charged, then the force of repulsion is increases, and hence the flow of charge is also decreases. Therefore, the amount of current that is flows through the circuit is goes down, or means it is its magnitude is goes to decrease. क्या होने लग जाता है? वो लगातार डिक्रीज होने लग जाता है। एंड टाइम कम्स एट विच द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड एंड इट्स चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नोट। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि इसको चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू नोट से, विच इज इक्वल टू सी वी नोट। सी वी नोट means the potential difference across the plates of this capacitor is equal to the potential drop across the terminals of the cell. यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? बराबर हो गया। At that time the current is stops flowing. There is not any current is seen across this circuit, एनी पार्ट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट के किसी भी पार्ट पे आपको कोई करंट नज़र नहीं आया। ये बात समझ में आएगी नहीं? पहले चार्ज नहीं था, चार्ज देते गए फटाफट उसने एक्सेप्ट करता गया, उसके बाद वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता गया, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। यानी यहाँ इनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा के देखा, वो सपोज 2 वोल्ट आया, और फिर इसके अक्रॉस लगा के देखा, वो भी क्या आया? 2 वोल्ट। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। उस टाइम पे करंट का फ्लो बंद हो जाता है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देन देयर इज नॉट एनी करंट सीन अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट के किसी भी पार्ट में कोई करंट का फ्लो हमें नज़र नहीं आएगा। तो अब मेरे से कोई पूछे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड विद टाइम, यानी इसके अंदर आप कोई रिलेशन हमें बता दीजिए, इसके अंदर कोई रिलेशन हमें बता दीजिए टाइम ऑफ चार्ज के बीच में। तो डेफिनेटली इस तरह की रिलेशन अपने पास आएगी कि नहीं आएगी? चार्ज का जो रेट है वो बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मैक्सिमम होने के बाद ये क्या हो जाएगा? क्या आउट हो जाएगा। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, चाहो तो आप उनको याद कर सकते हो, और नहीं भी याद करोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, हमें केवल और केवल ये दिखाना होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट और यूज़ किया है। जैसे ये ग्राफ बनेगा उस टाइम पे आपको रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा बता देना है कि एक कैपेसिटर है, उसके का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कुछ ना कुछ होगा। जो सर्किट आपने यूज़ किया है इसके वायर्स का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी अपना रोल प्ले करेगा। यहाँ पे उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, अगर किसी डीसी करंट के रास्ते में कैपेसिटर लगा दिया देन
देन द कैपेसिटर स्टॉप्स द फ्लो ऑफ डीसी करंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा, यानी थोड़ी देर बाद ही, ये बहुत माइक्रो सेकेंड में हो जाता है ऐसा, कि उसके अंदर से करंट का फ्लो होना बंद। समझ गए? यानी कैपेसिटर की डीसी सर्किट के अंदर प्रॉपर्टी क्या हुई कि उसको ब्लॉक कर देता है, उस डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। चलिए एक चीज़ पर आपको पता चलेगी, कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर रहा है? डीसी को। एक हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, और इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ बनाया था, और उस ग्राफ से ये पता चला था इंडक्टेंस इज, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाता है, यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता जाता है? इंक्रीज। और उसकी शुरुआत भी मैंने जीरो से की थी, उसकी शुरुआत भी मैंने कहाँ से की थी? जीरो से की थी। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शायद आपका आया था, अगर आपको याद हो तो, फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में इधर मैंने लिया था एक्सेल और इधर लिया था आपका फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ मेरा आया था। तो इसकी शुरुआत जीरो से, और इट मीन्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज जीरो, और जीरो किसकी होती है? डीसी की, देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो जीरो। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो जीरो। इट मीन्स अगर हम एक इंडक्टर को डीसी करंट के रास्ते में यूज़ करें, यानी एक ऐसे सर्किट में यूज़ करें जहाँ पे हमने बैटरी को यूज़ कर रखा है, वहाँ पे इंडक्टर अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। वो अपने अंदर से डीसी करंट को इजीली पास होने देता है, इजीली पास होने देता। क्यों? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है इस चीज़ को। क्लियर हुई ये चीज़? तो अब बात आती है आपकी एक रेजिस्टिव सर्किट। देखो रेजिस्टिव सर्किट को हम चाहे इन आपका डीसी में यूज़ कर ले चाहे एसी में, उसका सेम वर्क होता है। वो एसी को भी रेजिस्ट करता है, यानी उसका भी अपोज करता है, और डीसी का भी अपोज करता है। एक चीज़ के लिए दूसरे नंबर पे आया इंडक्टर। इंडक्टर एसी को रोकता है, डीसी को बाईपास करता है। तो जो रोकने की क्षमता उसको बोलते हैं, किसकी रोकने की क्षमता? इंडक्टर के अंदर से जो करंट जा रहा है, उस इंडक्टर की उस करंट को रोकने की जो क्षमता है, यानी इंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने की जो क्षमता, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। इट मीन्स इट्स वैल्यू इज जीरो, इट्स वैल्यू शुड बी जीरो व्हेन द फ्रीक्वेंसी जीरो। इट मीन्स जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर में हमने देख लिया कि डीसी को तो क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। डीसी को तो रोक दिया इसने, तो एसी को क्या करेगा? तो इट मीन्स एसी के रास्ते में इसका रोल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इंडक्टर का डीसी सर्किट में था। एसी सर्किट में कैपेसिटर का रोल वैसा ही होता है जैसा कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, या कैपेसिटिव सर्किट का किस में होता है? डायरेक्ट करंट में या अल्टरनेटिंग करंट में? अल्टरनेटिंग करंट में होता है। यानी एक कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को कुछ नहीं कहेगा और एक इंडक्टर डायरेक्ट करंट को कुछ नहीं कहेगा। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर ले कि इंडक्टर डीसी को बाईपास कर देता है, बाईपास मतलब इजीली जाने देता है, और कैपेसिटर एसी को बाईपास करता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ एक सर्किट जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया? एसी अप्लाई कर दी। ये लीजिए कैपेसिटर, और अब की बार मैं इस सर्किट में यहाँ पे क्या दे देता हूँ? एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। जो एसी सोर्स है उसकी वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी, जो ईएमएफ है इसके अक्रॉस। इधर ये जो प्लेट है इसका ए नाम है, इसका बी, ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका चलने का तरीका ये होता है, एक बार ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, इट मीन्स डायरेक्शन तो बदल जाती है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मैंने मान लिया कि ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव गया। सेकंड हाफ साइकिल में डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो इसके ऊपर गया पॉजिटिव और इसके ऊपर गया नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव और एक बार वो पॉजिटिव, ऐसे आपका प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अरे वाह, ऐसे लगातार चलता रहा, इट मीन्स इस कैपेसिटर का तो रोल ही नहीं है कुछ भी। भाई करंट कैसे चल रहा था, एक बार इधर एक बार इधर, यानी वो साइकिल ऐसे चल रही थी। तो इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर से तो कोई रोल ही नहीं हुआ, इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ यहाँ पे, इसने तो बाईपास ही कर दिया। भाई देखिए ये दो प्लेट है, ये एक बार नेगेटिवली चार्ज हुई, ये एक बार उस टाइम पे ये पॉजिटिवली, नेक्स्ट हाफ आई तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, तो सर्किट तो कंप्लीट हो गया, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। भाई ऐसा ही तो होना चाहिए था, ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसके अंदर कोई मतलब दिक्कत नहीं करता है, किसके अंदर, एसी सर्किट के अंदर, ठीक है। चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़रूर होता होगा, तो देख लेते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है, और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो लेटस लिखिए, लेटस कंसिडर एन EMF E is applied, and EMF E is equal to E naught sin omega t is applied across a capacitive circuit। एक कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस हमने कितना EMF अप्लाई किया, E is equal to E naught sin omega t। Let at any instant the potential drop across the capacitor plate is equal to applied EMF। Potential difference across the capacitor plate is equal to applied EMF is equal to E। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको V से लिखते हैं, V इज इक्वल टू E और E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, E इज इक्वल V इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, ये यूज़ करेंगे। E की जगह पे V यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, E की जगह पे V यूज़ कर देंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में और आपका जो कैपेसिटेंस है उसके बीच में रिलेशन आपने ज़रूर पढ़ रखी होगी, और वो रिलेशन आपने पढ़ी थी क्या, U इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पे मैं इस V को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो V इज इक्वल टू क्या बाई सी। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बाई सी। नाउ जो आपके पास रिलेशन मैंने शुरू में लिखी, क्या इज इक्वल टू सी वी, क्या इज इक्वल टू सी वी, वी नो दैट क्या इज इक्वल टू सी वी, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू सी, वी की वैल्यू रख दीजिए ई नोट साइन ओमेगा टी, क्या इज इक्वल टू सी वी, और ये हो गया है आपका सी ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आपके पास चार्ज की वैल्यू हो गई है ये। अब हमें यहाँ से देखो, आपको पता होगा E की इक्वेशन लेके चलते हैं और किसकी बनाने की कोशिश करते हैं, उस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप I की बनाने की कोशिश करते हैं। तो I और V के बीच में कोई रिलेशन नहीं थी, I और C के बीच में कोई रिलेशन नहीं थी, लेकिन I और Q के बीच में एक रिलेशन होती है, इसलिए इस इक्वेशन को हमने Q के लिए सोल्व कर दिया। अब मैं क्या कर लूँगा, वी नो दैट I इज इक्वल टू डी Q बाई डी टी। होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसा यहाँ पे करेंगे तो I इज इक्वल टू डी अपोन में डी टी, इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। Q की वैल्यू है ये सी ई नोट तो ले लेता हूँ बाहर, सी ई नोट बाहर ले लेता हूँ, अंदर कर देता हूँ साइन ओमेगा टी डी टी। आई इज इक्वल टू ये आ गया, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा। तो ये आ गया मेरे पास आई इज इक्वल टू सी ई नोट, देखिए साइन का मैंने कर दिया कोस ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। ये जो एंगल है इसका अलग से करना पड़ेगा ओमेगा टी का, तो इसका क्या बच जाएगा ओमेगा टी का, तो क्या हो जाएगा 1, तो बच गया ओमेगा। ओमेगा को एज इट इज ले आते हैं यहाँ पे,
तो ये आ गया मेरे पास कोस ओमेगा टी। अब मैं करता हूँ इसको, क्या लिखता हूँ, सपोज आई नोट इज, भाई होता क्या है अपने पास जो इक्वेशन में हमने आज तक पढ़ा है वो तो यही पढ़ा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी जो भी है वो होता है। तो इस इक्वेशन में कुछ ज़्यादा चेंजमेंट है नहीं, मैं लिख देता हूँ इसको भी। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ऐसा लिख रहा हूँ क्यों, मैंने पुट कर दिया आई नोट इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा सी ई नोट। आई नोट की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया। आई नोट की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोट। अब देखिए तो अपने पास आ गया आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे है मेरे पास साइन और यहाँ पे है कोस, तो साइन और कोस में रिलेशन होती है कि या तो हम कर सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई नोट, या कर सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू, उसमें भी पाई बाई टू आएगा, जैसे कल हमने किया था, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सिमिलरली साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है, वो भी कोस थीटा ही होता है, लेकिन वहाँ पे तो हमें पता था कि आपका क्या आ गया था, माइनस आ गया था। क्या आया था, साइन पाई बाई टू माइनस कोस माइनस ओमेगा टी, ये कर दिया था। फिर बाहर क्या था माइनस, उसको अंदर लेके आए, फिर क्या कर दिया था ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। लेकिन हमने पढ़ा है कहीं पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड ऑल्सो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। नोट कर लीजिए, जो बायो वाले बच्चे ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कोस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यूज करें, क्यों करें, पहले ये बताइए। माइनस यूज कर दूंगा तो सही रहेगा क्या, 90 माइनस थीटा? नहीं भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, करंट के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा था करंट को तो ये बाईपास कर देता है, कुछ कहता ही नहीं है, कुछ कहता नहीं है, तो करंट तो चलेगा आगे। करंट तो कहाँ चलेगा, आगे, करंट आगे चलेगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ साइन होगा क्या, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करके उल्टा लिख देता हूँ और ये कर देता हूँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इस सारे फंक्शंस को बीच में से सारा जो भी फंडा इसको गायब कर देता हूँ मैं, कोई काम का नहीं। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, बस ये चाहिए मेरे को, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, और इन दोनों से मेरे को इनके अंदर फेज रिलेशन पता चल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या पता चल जाएगी, यहाँ पे फेज रिलेशन पता चल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं कि हमें पता है आई नोट की वैल्यू क्या लिखी हमने, आई नोट की वैल्यू ओमेगा सी वी नोट, ओमेगा सी वी नोट। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे ई नोट है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, इस वैल्यू की जगह हमने लिखा था आई नोट, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, आई नोट। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको निकालना चाहता हूँ, किसको निकालना चाहता हूँ, ई को, ई नोट इज इक्वल टू, यानी ई नोट के लिए अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, या मेरे को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। यहाँ पे वी की जगह पे क्या है, ए नोट, तो आर की जगह पे क्या है, ओमेगा सी। तो आई नोट इज इक्वल टू वी की जगह पे है ई नोट है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये आपका हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। 1/ओमेगा सी इज इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सी, और विच इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी।
नोट कर लीजिए एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c। मैं यूज़ करूँगा इसको RLC सर्किट के अंदर। नाउ ड्रॉ द फेज रिलेशन। अब आपका काम है फेज रिलेशन। मैंने बताया था एक कहानी आपको लड़का और लड़की की, तो वो कहानी यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए। करंट जो EMF है वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा, वो लड़की है वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, लड़के को लड़की के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तो कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ग्राफ होता है, ये टाइम एक्सिस होता है और इधर जो होता है वो दो चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे E एंड I। अब ये ग्राफ के अंदर एक चीज़ तो फिक्स है, अभी बताया था कि लड़की का रास्ता फिक्स है, यानी E के लिए ग्राफ यही रहेगा। लेकिन I इसके अकॉर्डिंग क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। I 90 डिग्री से आगे है, किससे, E से, ठीक है, 90 डिग्री से आगे है। तो यहाँ पे अगर ये E के लिए शुरुआत यहाँ से हुई है, तो जब ये 0 है तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम है तो ये मिलेगा 0, यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये मैक्सिमम। ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगी, फिर इसको यहाँ पे टच कर देंगे। तो बना दीजिए इस तरह से। ये रिलेशन होते, चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हो। और ये जो है ये किसके लिए है, I के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, E0 sin ωt, और यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया, I0 sin ωt। ये है इनके बीच में ग्राफ। इस ग्राफ से क्या बनानी है, फेज रिलेशन। इस ग्राफ से क्या बनानी है, फेज रिलेशन। फेज के लिए क्या करते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। मैंने कहा कि E की वैल्यू जो है या E की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। तो हम शुरू से इसको ये लेके आ रहे हैं E0, ठीक है। इसको क्या लेके आ रहे हैं, E0 लेके चल रहे हैं। तो I क्या है, इससे 90 डिग्री आगे है, इससे 90 डिग्री आगे, मतलब इधर तो हो नहीं सकता ना, इधर है, तो इधर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ठीक है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। इधर क्या है आपका I0 की वैल्यू रहेगी, इधर आपकी क्या रहेगी, I0 की वैल्यू। ये फेज रिलेशन होगी इनके बीच में कितने की, 90 डिग्री। ये एंगल 90 दिखना चाहिए, आपको टोटल पूरा नहीं करना है, अच्छे तरीके से इसको सोल्व करना है। ये रहेगा आपका ωt, और ये हो गया आपका, इधर से इधर अगर जाऊंगा तो π/2, बताइए हो गया ना, ωt + π/2। यहाँ से यहाँ अगर मेजर करूँगा, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ωt + π/2। यही हमें शो करनी थी फेज रिलेशन, जो इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल पाई है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर, वैसे करना तो मेरे को RLC सर्किट भी आज ही था, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं आपको RLC सर्किट ही इस चैप्टर में करवाऊंगा, केवल एक टॉपिक, क्योंकि संडे को टेस्ट भी होना है, कल सैटरडे रहेगा। और RLC सर्किट तक आपका संडे के टेस्ट में जो टॉपिक है वो लास्ट RLC सर्किट रहेगा। संडे टेस्ट के लिए AC एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर रहेगा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका RLC सर्किट रहेगा। टॉपिक्स का ध्यान रखें, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं केवल वही सिलेबस में है, बाकी जो मैंने स्किप कर दिए, छोड़ दिए, वो आपको भी छोड़ने हैं। सिलेबस मैंने आप सभी के पास डाल दिया है, डाल रखा था, तो आप अपने उस हिसाब से देखते रहिए,
कई बार क्या होता है कुछ टॉपिक जैसे कैपेसिटिव सर्किट उस सिलेबस वाले पार्ट में हटा, नाम नहीं दे रखा है इसका, लेकिन बिना इसके आरएलसी सर्किट नहीं हो सकता, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है और आना भी चाहिए, क्योंकि तीनों फेज रिलेशन अगर आपको आ गई तो फिर जो आरएलसी सर्किट है उसको तीनों को एक साथ मिक्स करके और एक फेज डायग्राम बनाना है, तीनों का एक फेज डायग्राम, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को तीनों को एक एसी सर्किट में सीरीज में जोड़ेंगे तो उस सर्किट को बोलते हैं आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट। तो वो सर्किट तभी आएगा जब आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज होगी और ये ग्राफ्स भी आपको बनाना आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।